बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, अपडेट्स देते हैं जी आपको। मैं गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें। तहरीक लब्बैक का मामला काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है और दोनों तरफ भरपूर किस्म की तैयारियां की जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी और तहरीक लब्बैक की तरफ से भी। सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है बल्कि तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि काफ़िला जो है, लॉन्ग मार्च, धरना, जो भी नाम दें तहरीक लब्बैक के लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। और उन्होंने अब गुजरांवाला से कल गुजरांवाला थे और आज वो पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद रात क़याम करेंगे और सुबह उनका रुख़ अनवर फिर आगे की तरफ होगा गुजरात, और गुजरात से आगे होता हुआ उनका जो मस्कन है, मुस्तकिल मस्कन, वो उसको इस्लामाबाद को बनाना चाह रहे हैं। और सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, तवील तरीन इजलास हुआ 2 घंटे, और उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था, और वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि तहरीक लब्बैक के साथ कैसे निपटा जाए। इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी रिपोर्ट्स दी, उसमें आईबी की भी रिपोर्ट थी, आईएसआई की रिपोर्ट थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, और साथ ही साथ एफआईए के लोग थे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात व नशरियात, आर्मी चीफ़, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे। कहने का मतलब इन डिटेल थी ये। तो इसमें क्या फ़ैसले हुए ज़रा बताता हूँ ठहर के, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हो रहा है और वहाँ पे ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा सूरत हाल किस कदर बिगड़ी हुई है। मामला ये है कि पैमरा ने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह लें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पैमरा डील करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उन्होंने तमाम टेलीविज़न चैनल्स को, प्राइवेट, सरकारी, निजी टीवी चैनल्स को उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आप किसी किस्म की भी आप कवरेज नहीं करेंगे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रद्म जमात है, इसलिए इसकी किसी किस्म की कोई कवरेज नहीं हो सकती। लिहाजा ये मुल्क की सलामती का मामला है और इसलिए तमाम टीवी चैनल्स, एफएम रेडियो स्टेशंस, केबल टीवी या आईपीटीवी ऑपरेटर इस तंजीम की कवरेज रोक दें। ये हुक्म सादर कर दिया गया है पैमरा की तरफ से, और निजी टीवी चैनल्स में से एक टेलीविज़न की नशरियात को बंद कर दिया गया, यानी कि उस टेलीविज़न को वैसे ही ऑफ एयर कर दिया गया है। ये हुआ है। उसके बाद ये जुमेरात से ही ये मामला गड़बड़ चल रहा है और हालात अच्छे नहीं हैं। जब इस तरह की पाबंदी आयद की जाए तो माजी में अगर हम देखें तो इस तरह की पाबंदी आयद की गई थी जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हो रहा था। उस वक्त भी निजी टीवी चैनल्स को कवरेज से रोक दिया गया था। तो लिहाजा ये कहना कि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अब आते हैं ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है। ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि जी तकरीबन अब तक 8 अफराद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, 5 पुलिस एहलकार और 3 दीगर, 8 पुलिस टोटल लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और बेशुमार ज़ख्मी हैं। और एक लड़ाई गुजरात के करीब भी आज शाम हुई है और उसमें पुलिस ने शेलिंग की है, क्योंकि वहाँ पे मुश्तइल हो गए थे मुजाहिरीन जब उनको रोकने की कोशिश की गई। अब ग्राउंड पे जीटी रोड पे क्या सूरत हाल है ये मैं आपको बता देता हूँ कि टोलियों की सूरत में ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। और ज़फ़र अली खां चौक में गुजरात की जानिब वहाँ पे पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आखिरी शेलिंग हुई और एक दूसरे पे पथराव हुआ, शेल फायर किए गए, और जिसके बाद वो वापस बाईपास पे चले गए। तहसील वज़ीराबाद में पंजाब रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन के लिए तंबीही बैनर्स भी लगा दिए गए हैं, जिसमें ये तहरीर है कि अमन व अमान की ज़िम्मेदारी अब रेंजर्स को, एफसी को सौंप दी गई है और शरपसंदों को गोली मारने का इख्तियार भी हमें हासिल है, लिहाजा मुजाहिरीन वापस चले जाएं। ये बैनर्स भी लगा रहे हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी हो रही है मुजाहिरीन के आसपास। इस पे अब जो ज़रा एक देख लें कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट दफ़ा 5 के तहत जो इख्तियारात दिए गए हैं रेंजर्स को, एफसी को और फ्रंटियर को जिसे कहते हैं,
اور نیم فوجی اداروں کو، مسلح افواج کو بھی یہ اسی ایکٹ کے تحت ہی اختیارات دیے جاتے ہیں۔ جو اختیارات دیے جاتے ہیں اس میں پولیس، فوجی یا نیم عسکری اہلکار دہشت گردانہ اقدامات، انسداد دہشت گردی ایکٹ میں موجود جرائم کو روکنے کے لیے فائرنگ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، کسی کی گرفتاری، اسلحہ وغیرہ کی ضبطی کر سکتے ہیں، اور بغیر وارنٹ کسی جگہ پر داخل ہو سکتے ہیں، یعنی لامحدود اختیارات ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ ہے گجرات چناب ٹول پلازا تک یہ پہنچے گا جب، تو پہلا جو مارکہ ہے وہ دریائے چناب پہ ہو سکتا ہے، اور دریائے چناب پہ ایک پل ہے جو کہ دریا کے اوپر ہے، اور وہی واحد راستہ ہے گزرنے کا۔ اس کے علاوہ کشتیاں ہی ہو سکتی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے راستہ۔ اب چونکہ ان کے پاس کرینیں بھی ہیں ان کے پاس، اور یہ طاقت سے بھی 100 200 1000 لوگ جو ہیں وہ کنٹینر کو بھی اٹھا کے رکھ دیتے ہیں ایک سائڈ پہ، لہٰذا اس وقت کیا کیا گیا ہے کہ دریائے چناب کا جو پل ہے اس کی سائڈ والی بھی دیواریں مختلف جگہوں سے کاٹ کے وہاں پہ کنٹینر پھنسا دیے گئے ہیں، اور اس میں مٹی بھر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ دیواریں چنی جا رہی ہیں، دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں پل کے، سارے پل پہ مختلف تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، اور سائڈوں پہ بھی، تاکہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی چانس نہ ہو۔ اور وہاں پہ رینجرز نے جی خندقیں کھود لی ہیں، اور خندقیں باقاعدہ طور پہ 20-20 فٹ چوڑی اور گہری، تاکہ یہاں سے کوئی ویسے بھی کراس نہ کر سکے، اور اسلحے کا خاص ٹھیک ٹھاک بندوبست کیا گیا۔ بختر بند گاڑیاں موجود ہیں، اور اپنی حفاظت کے لیے انتہائی جتنا بھی کہہ سکتے ہیں بلٹ پروف ہر چیز جو ایک ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب ان کے پاس موجود ہے۔ یہ ہے چناب ٹول پلازا پہ سارے اقدامات دریائے چناب کے پل پہ، تو یہ ایک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کیا گیا ہے، موبائل فون انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے گجرات جی ٹی روڈ کے اطراف میں، اور آہستہ آہستہ ان کو گھیرا بھی جا رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ انویزیبل طریقے سے اور ان کا گھیراؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کو گھیر بھی رہی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکے، اور یہ منتشر ہو کے جو چھوٹے راستے ہیں، وہ چھوٹی گزرگاہیں ہیں، وہاں سے ہو کے یہ جی ٹی روڈ واپس نہ پہنچ سکیں۔ اس کے بعد سڑکیں اور رکاوٹیں بدستور اس کے علاوہ آگے آئیں تو وہاں پہ بھی کھڑی کی جا رہی ہیں۔ سریے ایون یہاں تک ہے جی، جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اس میں یہ ہے کہ لوہے کے سریے لگا کر بھی پلوں کے ساتھ ویلڈ کیا جا رہا ہے جو ہے اپنا کنٹینرز کو، تاکہ وہ کسی بھی صورت میں ہل نہ سکیں۔ دریائے چناب کے پل پہ یہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلا انتظام کیا گیا ہے وہ ہے دریائے جہلم کا پل۔ اگین تمام تقریباً وہی اقدامات جو دریائے چناب پہ کیے گئے ہیں، وہی اقدامات دریائے جہلم کے پل پر بھی کر دیے گئے ہیں، اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ بھی موجود ہے۔ اور دوسرا سرخ لائن کھینچ دی گئی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہ سرخ لائن ہے، اس کو جو بھی عبور کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی، اور گولی مارنے کا اختیار سیکورٹی فورسز کے پاس ہے۔ اس طرح سے خبردار کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے اور گرد و نواح کے جتنے بھی شہر ہیں، آپ گوجرانوالا سے لے کے گجرات، کھاریاں، وزیر آباد آگے آتے جائیں، جہلم سے آگے چکوال کا علاقہ ہے، ان سارے اور داخلی راستے جو ہیں کیا کہنا چاہیے، رابطہ سڑکیں، ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ آگے نہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کا جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس مجمع کو، اس جلوس کو یہاں روکا گیا اور یہ آگے نہ بڑھ سکے، تو پلان بی ہے ان کا کہ اٹک، مری اور ایبٹ آباد،
हरिपुर, मानसेरा और इसी तरीके से आपका पिंडी डिवीज़न, यहाँ से जो लोकल इनके कारकुनान हैं, लोकल सपोर्टर्स हैं, उनको कहा जाएगा कि वो टोलियों की सूरत में निकलें और पहुँचें। और ये मौजूद हैं सब की सब इत्तलाआत। ये तो है ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है। संगीन मामलात संगीन है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं कि कौमी सलामती कमेटी ने क्या फ़ैसला किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो काफ़ी उसमें सैर हासिल क्या कहना चाहिए गुफ्तगू हुई, और उसमें वफाकी वज़रा थे, वज़ीर आज़म की सदारत में था वफाकी वज़रा, मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, मुसल्लह अफवाज एयर चीफ, नेवल चीफ, DG ISI, IB और FIA और दीगर सीनियर और सिविल अस्करी हुक्काम मौजूद थे। इस दौरान जो ब्रीफिंग दी गई उसमें यह भी कहा गया कि इनको जो बढ़ोतरी दी जा रही है वो बाहर से भी दी जा रही है, और उसमें बाहर के अनासर जो हैं उनका भी इसमें अमल दखल है। ये कौमी सलामती कमेटी को बताया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ एक और बात की गई, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए बहुत सारे जो कुछ चीज़ें शेयर की जा रही हैं, क्या कहना चाहिए उसको आप, काबिल एतराज़ गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक काबिल एतराज़ अशिया, तो वो भी एक क्रैकडाउन किया गया है। तकरीबन 50 के करीब लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो कि सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के ज़रिए ये काम कर रहे थे। जो फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर जो ट्रेस हुए हैं उसमें जनूबी अफ्रीका के नंबर भी मौजूद हैं और कुछ दीगर ममालिक के नंबर हैं और जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहाँ से बैठ के भी ये सब कुछ किया जा रहा है और इस पे नज़र है सब की। तो ये सूरत हालत, इसलिए ये सारा कुछ कौमी सलामती कमेटी को बताया गया और जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कौमी सलामती कमेटी में। वज़ीर आज़म इमरान खान का जी स्टांस जो था वो काफ़ी सख्त रहा हमारे इत्तलात के मुताबिक, और क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और ज़ाहिर है हम तक बराह रास्त चीज़ें नहीं पहुंची। कौमी सलामती कमेटी का बंद कमरे का इजलास और सब के सब अंडर ओथ होते हैं कि क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं। जो बताया गया और जो फवाद चौधरी साहब की और शेख रशीद साहब की बातों से चीज़ें सामने आई हैं, उसमें शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब को ये टास्क दिया गया और वो राब्ते में हैं, राब्ते की कोशिश कर रहे हैं साद रिजवी साहब से। और साद रिजवी साहब आपको पता है कि सरबराह हैं इस वक्त इस तंजीम के, और वो गिरफ़्तार हैं। उनको उनके साथ राब्ते में हैं। दोनों वज़रा को कहा गया है, फिर कुछ उलमा कराम को दरमियान में लाया गया है और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी स्ट्रेटजी देखें तो स्ट्रेटजी ये है कि जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनको भी कोई जल्दी नहीं है इस्लामाबाद पहुंचने की। वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, 20, 25, 30 किलोमीटर का फ़ासला डेली तय करते हैं और आराम से आके बैठ जाते हैं जो भी जगह उनको मिलती है। आप देखें कि लाहौर से ये कब से चले हुए हैं, और सिर्फ कल का हम देख लें, गुज़श्ता कल का, तो ये सादुकी से गुजरांवाला 20-25 किलोमीटर का फ़ासला है। ये 10 घंटों में पहुँचे थे। तो रात गुजरांवाला इन्होंने आराम रेस्ट किया, सुबह ये गुजरांवाला से उठे और वज़ीराबाद आके बैठ गए। तो ये भी कोई जल्दी में नहीं है, इनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कहाँ तक और किस दिन तक हमने इस्लामाबाद पहुँचना है। खाने पीने का बंदोबस्त मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये अलबत्ता जो मुश्तरका तौर पे, एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे जो बातचीत सामने आई वो ये है कि किसी भी किस्म की जो है आइन और कानून के बरक्स किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इनके साथ कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा। आइन और कानून के ताबे रह कर ही बातचीत की जाएगी। फ़ॉरेन पॉलिसी ये चलाना गवर्नमेंट का काम है, रियासत का काम है। इसमें किसी मजहबी सियासी जमात को जो कि इक़्तिदार में नहीं है उसका ये हक़ नहीं है
کہ وہ ڈکٹیٹ کرے یا پھر اس طریقے سے مظاہرین کی صورت میں وہ آئے اور آ کے یہ سب کچھ کرے۔ اور پھر یہ کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہر انٹرنیشنل فورم پہ آواز اٹھا رہی ہے، اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، لہٰذا ان پر یہ الزام عائد کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب یہ مذاکرات پہ ہیں۔ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جی تحریک لبیک بزور طاقت ریاست سے باتیں نہیں منوا سکتی، تو شیخ رشید صاحب اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں۔ تیاریاں دونوں طرف سے بھرپور کی جا رہی ہیں، اور پلان بی تحریک لبیک کا وہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ پہنچے تو پھر ہمارے مقامی لوگ جو ہیں جتنے بھی ہو سکے اور مختلف شہروں میں یہ مظاہرے کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان آج یا کل قوم سے خطاب کریں گے اور وہ حکومت کے اور اپنے پوائنٹ آف ویو سے اعتماد میں لیں گے پاکستان کے عوام کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک جانا چاہتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ہم دعا گوائیں جی اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کرے اور حکومت اور تحریک لبیک کے معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں اور زیادہ خون خرابہ نہ ہو، تو یہی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔